Hi everyone, I am Gokalesh Upadhyay. Welcome to the online class, and the chapter name is Sectors of Indian Economy, Standard 10, Part 1. Today I am going to explain about sectors of Indian economy. So first, just try to know what do you mean by sectors. Sectors, that means the area where different type of people engaged in different type of economic activities, but these economic activities that belongs to the same kind of economic activity, it is grouped differently, that is called sectors. From your convenient, in हिंदी सेक्टर से क्या समझते हैं, तो सेक्टर बोलिएगा कि एक ही तरह के कार्य जो अलग अलग क्षेत्रों में किया जाए उसे जब हम वर्गीकृत करते हैं तो उसे हम सेक्टर का नाम देते हैं। अगर हम सेक्टर को क्लासिफाई करें तो फिलहाल ये सेक्टर 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। 9th क्लास में आप इसके बारे में पढ़े होंगे। All those activities that directly belongs to the harnessing of natural resource, it comes under primary activities और प्राइमरी सेक्टर। वो सारे कार्य जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल रिसोर्स को निकालने में, बनाने में, तौर तरीके को अपनाने में, या सीधे सीधे कह सकते हैं लैंड और वाटर से जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है वो सब हम प्राइमरी के दायरे में रखते हैं। इसे एग्रीकल्चर और उससे जुड़ा हुआ सेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फिशिंग से लेकर, फार्मिंग से लेकर, माइनिंग से लेकर, डेयरी से लेकर, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन तक की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है। अब आप कुछ भी काम देख लीजिए, एक आदमी खेतों में काम कर रहा है, ये भी प्राइमरी है। एक आदमी हनी उगा रहा है, ये भी प्राइमरी है। एक आदमी दूध का कार्य कर रहा है, वो भी प्राइमरी है। और माइनिंग से लेकर अदर एक्टिविटीज़ तक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें लंबी एग्जाम्पल दी गई है, बुक्स को पहले पढ़ेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ जाना चाहिए। सेकेंडरी सेकेंड पार्ट हुआ, और सेकेंडरी को आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का नाम दे सकते हैं। और सेकेंडरी क्या है? जब आप नेचुरल मटेरियल को अपने हाथ या मशीन के मदद से किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम सेकेंडरी एक्टिविटी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कह सकते हैं, और आप उसे सेकेंडरी सेक्टर के दायरे में डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कॉटन से क्लॉथ को बना दिए, शुगर केन से शुगर को बना दिए। आप इस तरह से कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक मिट्टी से ईंट, ईंट से घर बना दीजिए। जैसे जैसे आप इसे कन्वर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे उस गुड्स और सर्विसेज की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती जाएगी। हर एक पार्ट में लोग इंगेज होंगे तो लोगों की इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। गुड्स की इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाने में बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता है। इतना मिट्टी को आप कहीं भी फेंक दीजिए, लेकिन उस मिट्टी से एक घड़ा बना दीजिए, आप फेंक पाइएगा? उस घड़ा में खूब सुंदर डेकोरेटिंग कर दीजिए और उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। एक कॉटन है, कॉटन से धागा बनाए और धागा से आपने उसे कपड़ा बनाया, फिर उसकी रंगाई की, फिर उसमें गारमेंट्स बनाए, फिर उसकी पैकेजिंग किए, फिर उसकी प्रोसेस, ऐसे करके 10 कैटेगरी से गुजरते हैं और 10 जगहों पर लोग इंगेज होते हैं और हर जगह उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती जाती है। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में ये सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उम्मीद है इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, आप लोगों को समझ में आएगी। अगली टॉपिक है आपका टर्शियरी सेक्टर, और टर्शियरी को हम सर्विस कहते हैं। ये किसी गुड्स को बनाने में मदद तो नहीं करता है, लेकिन किसी गुड्स को, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से फिनिश गुड्स को बाज़ार में पहुंचाने तक इसका बहुत बड़ा योगदान है।
ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लिंक का काम करता है, और ये अगर ना रहे तो प्राइमरी और सेकेंडरी को आप डेवलप की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। इसलिए टर्शियरी का एक बहुत बड़ा योगदान है, और पूरे देश की अगर लाइफ लाइन कहा जाए तो वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और ये भी टर्शियरी के दायरे में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, ये सब सर्विस के दायरे में आते हैं। बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, ये सब भी सर्विस के दायरे में आते हैं। इवन स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ये भी सर्विस के दायरे में आते हैं। इसका मतलब सर्विस माने सेवा, और किसी देश की सर्विस जितनी अच्छी होगी उस देश की स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमी भी उतनी ही शानदार होगी, और देश की इकोनॉमी को, देश की इनकम को, देश की एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, और पूरे देश में एक समान इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप समझ गए होंगे कि ये टर्शियरी सेक्टर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है। आज आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो एक टीचर भी, एक बार्बर भी, एक एटीएम मशीन भी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स, लॉयर्स हैं, सब ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं, और आज समाज के अभिन्न हिस्सा है। समझ रहे हैं ना? तो ये सर्विस हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि एक शहर, एक छोटे शहर और एक गांव में क्या असमानता है। असमानता यही है कि सर्विस एंड स्टैंडर्ड के मामले में वो थोड़ा डिफ़र खा जाते हैं। तो उम्मीद है पूछेगा सेक्टर को कैटेगराइज कीजिए, या सीधे पूछेगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों को एक्सप्लेन करिए, तो आप इजी वे में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक बड़ा सवाल आपको बन चुका रहता है। आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी आर इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर। तो बोलेगा बिल्कुल सही है। अगर प्राइमरी को इंडस्ट्रियल हेल्प ना करे और टर्शियरी ना करे तो प्राइमरी की क्या वैल्यू होगी। सपोज करो प्राइमरी अगर क्रॉप को ग्रो करता है तो उस क्रॉप को हम कहाँ भेज सकते हैं? फैक्ट्री में भेजेंगे रॉ मटेरियल के रूप में। तो फैक्ट्री क्या है? सेकेंडरी है। सेकेंडरी अगर ना ले तो प्राइमरी का वैल्यू ना हो, और प्राइमरी अगर सेकेंडरी को ना दे तो सेकेंडरी का वैल्यू ना हो। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी के पास चीज़ों को पहुँचाने के लिए कौन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है? तो वो है आपका टर्शियरी सेक्टर। आज आप ही बताओ, पूरे देश में दूध की सप्लाई, पूरे देश में ऐसे चीज़ों की सप्लाई, फल फ्रूट्स जो कि कैन फास्ट में पहुंच सकता है, अगर एक सामान नहीं पहुंचे तो डेवलप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये तीनों एक दूसरे से बहुत ज़रूरी हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो देश की जो इकोनॉमी है वो उस रफ्तार में नहीं चलेगा। आपके पास 3-4 बॉक्स दिए गए हैं, एक बताया हुआ है, बाकी तीनों को पढ़िएगा। उम्मीद है आपको समझ में आना चाहिए, और वो आ जाएगा। फिर हम पेज को टर्न करते हैं और आपके पास टॉपिक नंबर नेक्स्ट पहुंचेगा, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। देखिए, इस पूरे पेज में बहुत सारी बातें दी गई है, लेकिन आपको 3 टॉपिक ध्यान रखना है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना, यही 2 बातें हैं। और फाइनल गुड्स की वैल्यू को जीडीपी में जोड़ते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं। उसके पहले अगर हम बात करेंगे तो कहता है कि आपके पास प्राइमरी मिला, सेकेंडरी मिला, टर्शियरी मिला, और इन तीनों में बहुत तरह के लोग इंगेज हैं, इन तीनों में बहुत तरह के कार्य किए जाते हैं। तो आप बताइए कि इतने सारे गुड्स और सर्विसेज में इसको इकोनॉमी में कैसे कंपेयरिंग करेंगे? क्या एक एक चीज़ आप कैलकुलेट कर पाएंगे, काउंट कर पाएंगे? तो हम आपसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक एक चीज़ को हम काउंट करें और एक एक चीज़ को कैलकुलेट करें, क्योंकि ये बहुत ही टफ टास्क में से एक है। आपको देखिए एक एग्जांपल दे रहा है कि एक किसान अगर 10,000 केजी गेहूं को बेचता है 8 रुपये पर केजी तो 80,000 होता है, और एक किसान 10 रुपये पर कोकोनट को बेचता है 5,000 तो वो 50,000 होता है। कोकोनट भी प्राइमरी है, और क्या है, वीट भी प्राइमरी है। अब आप बताइए, तो इस तरह से तो सैकड़ों हज़ारों टाइप की चीज़ें प्रोड्यूस होती होंगी, तो आप एक एक चीज़ को कैसे कैलकुलेट करते होंगे? तो हम इसे क्या करते हैं, कैटेगराइज कर दिए कि ये ऑल आर प्राइमरी गुड्स। तो हम उसे फाइनल वैल्यू को आउट करने का प्रयास करते हैं, और पूछे कि फाइनल गुड्स क्या है, तो बोलेगा कि वो सारे गुड्स और सर्विसेज जब कंजम्ड होने के लिए तैयार हो, यानी इस्तेमाल होने के लिए, उसे हम फाइनल कहेंगे। जैसे ये बुक एक फाइनल गुड्स है, एक कपड़ा एक फाइनल गुड्स है, एक खाना फाइनल गुड्स है ना? तो कहिएगा कि ऑल दोज मटेरियल विच आर रेडी टू कंज्यूम फॉर द कंज्यूमर, दीज आर फाइनल गुड्स। और फाइनल गुड्स की वैल्यू ही देश की इकोनॉमी में ऐड होता है, जीडीपी में ऐड होता है। आपसे पूछेगा इंटरमीडिएट गुड्स क्या है,
तो बोलिएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो फाइनल गुड्स को बनने में मदद करता है। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल मिल रहा है कि एक किसान 8 रुपये किलो गेहूँ बेचा और आटा वो 10 रुपये का हो गया, और एक बिस्किट कंपनी वाला आता है और 1 केजी आटा को ले जाता है और फिर उसमें तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाता है और उसमें 4 पैकेट बिस्किट तैयार करता है और उसे 15-15 रुपये का 4 पैकेट बनाकर 60 रुपये में बेचता है। तो आप बताइए कि अब ये जो 60 रुपीज़ है वो आटे की कीमत है या गेहूं की कीमत है या बिस्किट की कीमत है? तो जाहिर है आप बोलेंगे बिस्किट की कीमत है। तो हम ना आटा खाए, ना गेहूं खाए, ना इंग्रेडिएंट्स खाए, हमने ओवरऑल क्या खाया? बिस्किट खाया। तो वो कंज्यूमर के लिए कंजम्प्ट होने के लिए तैयार है, इसलिए बिस्किट हमारा फाइनल गुड्स है और उसी की वैल्यू में पीछे के सारे वैल्यू ऐड कर दिए गए, चाहे वो गेहूं की कीमत हो या आटे की कीमत हो, लेबर कॉस्ट हो, ऑल इंग्रेडिएंट्स लाइक ऑयल होगा, घी होगा, बटर होगा, अदर चीज़ें होंगी, रैपरिंग होगी, एडवर्टीज़मेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सभी कॉस्टों को ऐड किया जाता है, तब वो बनता है क्या? फाइनल गुड्स। तो जब अगला टॉपिक आपसे पूछेगा कि वाई द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज़ एडेड इन जीडीपी नॉट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो आप बोलिएगा द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी एडेड इन फाइनल गुड्स, that's why we cannot add again and again this kind of values, and if we add then its real prices is not adding in economy in a right way। अगर बार बार दाम जोड़िएगा तो इकोनॉमी आपको बड़ा दिखेगी, लेकिन रियल में वो होगी नहीं। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की सारी जो कीमतें हैं वो फाइनल गुड्स आते आते ऐड कर दी जाती हैं, इसीलिए फाइनल गुड्स का दाम ही हम जीडीपी में ऐड करते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें कि जीडीपी क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जान लीजिएगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो बोलिएगा ग्रॉस माने टोटल, डोमेस्टिक माने घर के अंदर, और प्रोडक्शन माने उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। बोलिएगा कि तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों सेक्टर के फाइनल गुड्स के और सर्विसेज के फाइनल वैल्यू को साल भर में जो प्रोड्यूस होता है उसे ऐड करते हैं, तो वो हमारा जीडीपी बनता है। तीनों सेक्टर के साल भर की अर्निंग मान लीजिए, उसे हम जीडीपी कहते हैं। और किसी देश की जीडीपी जितनी बड़ी होगी उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा होगा, उस देश की इकोनॉमी भी उतनी ही बड़ी होगी। कैलकुलेट कौन करता है? तो बोलिएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री होता है। हेल्प कौन करता है? तो स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट इसे हेल्प करता है। हर स्टेट अपने यहाँ का डाटा जो है वो सेंट्रल को भेजता है और सेंट्रल उसे फाइनली रूप से क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उम्मीद है जीडीपी समझ में आया होगा, और जीडीपी जितनी बड़ी होगी देश की इकोनॉमी भी उतनी ही बड़ी होगी। सो जस्ट लर्न द बुक and in next video I will explain much more. Okay, save yourself and stay at home. Thank you.